हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। प्रिपरेशन आई होप तुम लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा है। उस प्रिपरेशन को और भी चढ़ी ऑन टॉप करने के लिए और उसको और इन्हेंस करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम लोग पूरा मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करके मॉड्यूल 5 तक पूरे सिलेबस में जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसको एक जगह पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पूरा सिलेबस एक ही बारी में कवर हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें क्या कुछ करना है, कितना करना है, कैसे करना है। अगर ये खुद से तुम लोग ढूंढने जाते इंटरनेट सर्च करके या फिर खुद से, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता और मिलना भी मुश्किल था। इसीलिए ये मेहनत मैंने कर लिया। बाकी इसको मेमोराइज़ करने का और यूज़ करने का ज़िम्मा तुम लोगों के ऊपर है। देख सकते हो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद आवाज़ सुन के भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोग के लिए, एग्ज़ाम के लिए मैं आ चुका हूँ हेल्प करने के लिए। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो आओ फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। एंड कुछ इसमें नहीं छूटेगा, सब फार्मूला मैं डिस्कस कर दूंगा जल्द से जल्द विद इन 30 मिनट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। और ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज कैलकुलस एंड कैलकुलस डिफरेंशिएशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग विथ मीन वैल्यू थ्योरम। सो मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट होता है फ्रॉम रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का फॉर्मूला हमें याद रखना है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि लेट इफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी इंटरवल ए टू बी, और अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज फंक्शन कंटिन्यूअस हो ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल हो ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी अगर हो तो हमें एटलीस्ट एक सी मिलना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी जीरो हो। ये स्टेटमेंट आ जाता है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। एंड हमें वेरीफाई रोल्स थ्योरम टाइप का क्वेश्चन जब दिखता है तो हमें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके ही सी निकालना होता है। तो 5 मार्क्स एंड 1 मार्क दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम के ऊपर। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसका भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है लेकिन उससे भी ज़्यादा आता है जो इनइक्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का भी कंडीशन बिल्कुल सेम है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सिर्फ इसमें ये रोल्स थ्योरम का जो थर्ड वाला कंडीशन है वो नहीं दिखना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें एटलीस्ट एक सी मिलना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी हो। एंड लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का जो थीटा फॉर्म है ये हमें और भी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जो इनइक्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है 5 मार्क्स के लिए, जो एक क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, जिस भी ईयर का जो भी पेपर हो 5 मार्क्स के लिए, तो उसमें ये थीटा फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो ये थीटा फॉर्म के लिए हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो दैट इज़ फंक्शन फिर से कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, और जो इंटरवल हमें उसमें यूज़ करना होगा दैट इज़ दिस वन 0,x इंटरवल। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें मेनली यूज़ करना होता है उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ थीटा एक्स वेर जीरो लेस देन थीटा लेस देन 1। इसको मैक्लॉरेंस फार्मूला भी बोला जाता है। एंड और अगर डेडिकेटेडली कोई क्वेश्चन है थीटा फॉर्म से, जो जनरल फॉर्म है थीटा का वो है ये वाला, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ थीटा एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इनइक्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये मैक्लॉरेंस फार्मूला। अदरवाइज जो जनरल फार्मूला अगर पूछ लेगा थीटा फॉर्म का तो है वो वाला। नेक्स्ट चलते हैं कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तुम लोग का एक है कि सर कॉशी का कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन का जो कोलेटेड वीडियो है, जो वन शॉट है, उसमें कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का एक जो इंपॉर्टेंट एकमात्र क्वेश्चन है वो उसमें डाला हुआ है। कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें दो फंक्शन चाहिए एफ एक्स एंड जी एक्स, बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम है, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल। एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि नीचे जो फंक्शन रहेगा दैट इज जी, जो कि नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में जो रहेगा, उसका जो डेरिवेटिव एफ डैश सॉरी जी डैश एक्स हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अदरवाइज ये नीचे का अगर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ये वाला फ्रैक्शन। सो दैट इज वाई वी वांट दैट ओनली।
अच्छा, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें एटलीस्ट एक सी मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन सी मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा सी भी मिल सकता है इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी बाई जी डैश सी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से जो जनरेट होता है दैट इज़ ये कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम से ये लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग कैसे जनरेट कर सके, तो याद रखना उसमें जी एक्स इक्वल्स टू एक्स लेने से ये काम जो है वो हो जाता है। इसको याद रखना, 1 मार्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम आल्सो नोन एज टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम। देखो यहाँ पे भी हमें यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है दैट इज सीरीज का एक्सपांशन, मतलब सॉरी कोई फंक्शन का एक्सपांशन, तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा कि टेलर्स लगाना है या मैक्लॉरेंस लगाना है, और हाउ मेनी मतलब व्हिच टर्म्स तक हमें उसको लगाना है, रिमाइंडर टर्म कितने टर्म्स के बाद लेना है। तो हमें याद रखना कि दिस इज द लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम टेलर्स मीन वैल्यू फ्रॉम टेलर्स थ्योरम एंड मेनली लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ही पूछा जाता है। तो इसमें भी कंडीशन सेम है कि कोई एक फंक्शन है एफ जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमें एक एटलीस्ट सी मिलेगा इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट दिस विल बी द थिंग, मतलब दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड या फिर दिस एक्सपांशन विल बी सेटिस्फाइड। तो ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना दिस टर्म जो लास्ट टर्म है दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर टर्म, और हम लोगों ने यहाँ पे लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लगाया है। दूसरा एक फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है जो कि नीचे शायद दिखेगा दैट इज कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, और इसका थीटा फॉर्म भी याद रखना, हालांकि उतना ज़्यादा यूज़ करने को नहीं मिलता। अगर मतलब कोई भी फंक्शन हमें एक्सपांड करने को बोल रहा है कि तो तुम लोग दोनों में से कोई भी एक फॉर्म लगा सकते हो, ये नॉर्मल वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, थीटा वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और मैंने जो वीडियो कराया है फ्रॉम टेलर मैक्लॉरेंस थ्योरम उसमें मैंने थीटा वाला फॉर्म लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना सिर्फ मतलब क्या करना होता है कि ये मतलब देखो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ बी रिप्लेस हो जाएगा ए प्लस एच से, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी को रिप्लेस कर देना है ए प्लस एच से, तो ऑटोमेटिकली इससे मतलब ये जो फॉर्म है जो नॉर्मल फॉर्म है इसी से ही थीटा फॉर्म बना सकते हो फॉर टेलर्स थ्योरम, ठीक है। हो गया डन, चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, उसके बाद है कॉशी में, ये मैं बता रहा था कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर उसमें आएंगे। तो हाँ, अच्छा ये जो अभी जो मैंने बताया उसके लिए कि b को हमें x से और अगर a प्लस एच को हम लोग x से रिप्लेस कर दें तो हमें ये एक मतलब पर्टिकुलरली एक ये याद रखना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में ये ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ये रिप्लेसमेंट हमें यूज़ करना होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट नोट करके ये लिखा हुआ है। अच्छा, फिर आ जाता है कि कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, वही टेलर मैक्लॉरेंस का मतलब टेलर्स थ्योरम का, मैक्लॉरेंस तो इसके बाद आएगा, टेलर्स का कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जो रिमाइंडर टर्म है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अब बेटा ये तो हमें याद रखना ही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि हमें कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ही लगाना है या फिर लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो इन दैट केस वी हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन, सब कुछ सेम है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सिर्फ जो रिमाइंडर टर्म है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा एंड हियर इट इज, उसके पहले तक बिल्कुल सेम है। सेम गोज फॉर थीटा फॉर्म, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ वही सेम जेनेरिक है, मतलब सिर्फ हमें याद रखना है और कुछ नहीं करना है, इसमें याद ही रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में आ जाता हूँ मैक्लॉरेंस थ्योरम में, ज़्यादातर मैक्लॉरेंस ही यूज़ होता है, कोई भी कब अगर कोई फंक्शन हमें एक्सपांड करना हो, मतलब अनटिल एंड अनलेस इट इज़ मेंशन कि टेलर्स लगाओ, अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग मैक्लॉरेंस जाएंगे, क्योंकि मैक्लॉरेंस से करना ईजी होता है। डिफरेंस क्या है टेलर एंड मैक्लॉरेंस में, वहाँ पे जो इंटरवल होता था दैट इज यूज टू बी ए कॉमा बी या फिर ए कॉमा ए प्लस एच वट एवर, और टेलर एंड मैक्लॉरेंस में डिफरेंस यही है। मैक्लॉरेंस में ये देखो ए इक्वल्स टू अगर हम लोगों ने 0 ले लिया, h इक्वल्स टू अगर हम लोगों ने x ले लिया इन टेलर्स, तो हमें ऑटोमेटिकली मैक्लॉरेंस थ्योरम मिल जाएगा। फंक्शन को अगर एक्सपांड करना हो, मतलब अगर कुछ मेंशन ना हो तो हमें यही यूज़ करना है, तो इसका भी फॉर्म हमें याद रखना है। दिस इज थीटा फॉर्म, मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दोनों के ही थीटा फॉर्म लिखा है। फर्स्ट जो है ये लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, किसके लिए, मैक्लॉरेंस के लिए, और सेकंड जो है कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, किसके लिए, मैक्लॉरेंस के लिए। सब कुछ सेम है, चेंजेस सिर्फ है ये रिमाइंडर टर्म में, लास्ट टर्म में, तो ये हो गया लैग्रेंजियस फॉर्म के लिए, ये हो गया कॉशीस फॉर्म के लिए। देखो उसके पहले तक सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ चेंजेस आएगा रिमाइंडर टर्म में, लैग्रेंज के लिए एक, कॉशी के लिए एक, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है।
हो गया डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा। बहुत ही बेहतरीन एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा, एक सिंपल 5 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर नसीब अच्छा हुआ तो 1 मार्क में भी दिख जाएगा। तो उसमें वही सेम टेक्निक है कि एक फंक्शन गिवन होगा और हमें उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा अगर सी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है देन एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू हैविंग मैक्सिमा मिनिमा। और हम लोग जब कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते भी हैं तो हम लोग फर्स्ट यही काम करते हैं कि उसका डेरिवेटिव को 0 करके ये सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा, अब मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। दैट इज अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 हो गया तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। एफ डबल डैश सी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो उस पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा, अगर ये हो गया कि मान लो एफ डबल डैश सी भी अगर 0 आ रहा है तो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कोई एक फंक्शन ऐसा हो कि एफ डबल डैश सी भी 0 आ रहा है तो हमें उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज एफ ट्रिपल डैश पे जाना है। अगर एफ ट्रिपल डैश भी 0 आ रहा है तो एफ 4 पे जाना है। तो ये इसके लिए कुछ सर फॉर्म अगर है तो, हाँ सर इसके लिए भी है थ्योरम 2, ये भी याद रखना। क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी इंटरवल ए बी एंड सी इज इन दैट इंटरवल, जिसपे हमें कोई क्रिटिकल मतलब सी मान लो कोई एक क्रिटिकल वैल्यू है जिसपे हमें चेक करना है कि मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। तो पहले तो देखो वही मैंने बताया कि एफ डैश सी तो 0 आएगा ही, उसी से ही तो हमें सी का वैल्यू मिलेगा टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, मान लो ऐसे 0 ही हमें मिल रहा है अप टू एफ एन माइनस 1 सी तक हमें 0 मिल रहा है। और एफ एन सी मतलब मान लो 4 F4 पे नॉन जीरो हो गया, या फिर F5 पे नॉन जीरो हो गया, या फिर F6 पे नॉन जीरो हो गया, कहीं ना कहीं जाके वो नॉन जीरो डेफिनेटली होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट्स अ डिफरेंट केस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो। और अगर किसी ना किसी ऑर्डर पे जाके अगर हमें नॉन जीरो मिल रहा है एफ एन का वैल्यू, तो हमें यह कैसे उसको वेरीफाई करना है कि उस पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सिर्फ ये जिस एफ एन मतलब ये जो जिस एन के लिए हमें नॉन जीरो मिल रहा है डेरिवेटिव, अगर वो एन ऑड हो गया तो हमें ये वहाँ से कंक्लूड करना है कि एफ सी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मतलब अगर मान लो F5 सी पे अगर जाके वो 0 हो रहा है, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ पता नहीं, अगर F5 में जाके 0 हो रहा है क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है तो हम बोलेंगे इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर n का वैल्यू इवन हुआ तो, दैट इज इफ n इज इवन, तब हमें देखना है कि FNC मतलब मान लो मुझे मिल रहा है कि F6, ऐसे 6 नहीं लिखते हालांकि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं F6 C इज इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि ये जो 6 है ये एक इवन नंबर है तो हमें इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मान लो ये जो FNC अगर लेस देन 0 हुआ तो मतलब मान लो इसका वैल्यू हमें -5 मिल गया, तो वही सेम लॉजिक फॉलो करना है कि नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम, और अगर अगर मान लो यहाँ पे हमें 6 मिल गया तो अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम। तो सब कुछ डिपेंड करता है पहले तो उस n का वैल्यू जो है उसके ऊपर। अगर ऑड हुआ तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, अगर n इवन हुआ तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलने का चांसेस है। अब वो डिपेंड करेगा FNC के वैल्यू के ऊपर, लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमम। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल या फिर लॉपिटल रूल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ जो स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है उन्हें हमें याद रखना है एंड उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। दैट इज एक तो हो गया जो सबसे ज़्यादा जो सबसे फेमस है एंड जिसके ऊपर एल हॉस्पिटल थ्योरम या फिर लॉपिटल थ्योरम बना हुआ है, दैट इज 0/0 फॉर्म। दूसरा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, 0 to the power 0, 1 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 to the power इन्फिनिटी। ये सभी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गिवन हो लिमिट से और वो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन में अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्म अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसमें समझ जाना है कि वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है, और फिर उसको हमें आइदर 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पर लॉपिटल यूज करके उसको सॉल्व करना है। बहुत डिटेल में मैंने वीडियो में भी बताया है और यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है। और लॉपिटल थ्योरम का मतलब जो कैलकुलेशन टेक्निक होता है वो कैसे होता है, ऊपर में जो फंक्शन रहता है उसका ऊपर में डेरिवेटिव, देखो f' टेक्स हो
गया, और नीचे जो फंक्शन है दैट इज जी एक्स, उसका नीचे अलग से उसका डेरिवेटिव दैट इज जी डैश एक्स। ये कब तक हमें कंटिन्यू करना है? जब तक नीचे डिनोमिनेटर में हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिल नहीं जाता है, तब तक हमें उसको कंटिन्यू करते हुए चलना है। जब भी जीरो आ रहा है तब भी समझ के चलना कि एक और स्टेप होगा, जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में एक और स्टेप होगा, जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में एक और स्टेप होगा। जैसे ही नॉन जीरो आ गया समझ जाना वहीं पे हमें रुक जाना है, आंसर हमें वहीं से मिल जाएगा। हो गया, डन। चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में दैट इज कैलकुलस इंटीग्रेशन। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इवोल्यूट से, जो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। तो इवोल्यूट से जो पहले तो जो हमें याद रखना दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। इसको हमें याद रखना ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में कोई एक कर्व गिवन होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व गिवन होगा, एंड कोई एक पॉइंट गिवन होगा, जिस पॉइंट अगर वो पॉइंट डायरेक्टली गिवन होगा या फिर ऐसे गिवन होगा कि मान लो कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, या फिर कुछ इस तरीके से। अदरवाइज अगर डायरेक्टली गिवन होगा कि 1,2 -3,7 वटेवर, तो एक पॉइंट हमेशा गिवन रहेगा एंड उसी पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं, एंड ये रो का फॉर्मूला जुबानी याद होना चाहिए, दैट इज 1 + y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2 और इसका मॉड्यूलस। अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ रहा है तो सिर्फ हमें पॉजिटिव मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड उठाना है, क्योंकि रेडियस को ऑब्वियसली रेडियस है, कोई भी सर्किल का रेडियस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें सिर्फ उसका वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो y1 है, y1 इज dy dx एट द गिवन पॉइंट, तो सिर्फ y1 निकालने के बाद उसको पुट नहीं करना है, उस y1 मतलब dy dx का वैल्यू उस गिवन पॉइंट पे हमें निकालना है। कभी कभी उस पॉइंट पे dy dx एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हमें क्या करना है वो भी मैंने बताया है। तो हम इसका जो दूसरा वेरिएंट है, दूसरा जो फॉर्मूला है उस पर चले जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 1 + x1 स्क्वायर, मतलब जो हम लोग dy dx कर रहे थे उसे हमें dx dy करना है, होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x2 डिवाइडेड बाई x2, ये करना है और कुछ नहीं। दोनों में से किसी ना किसी एक से तो हो ही जाएगा। सो पहले इसके लिए जाना है, y1 के लिए जाना है, दैट इज dy dx के लिए जाना है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या अगर dy dx एग्जिस्ट कर जाएगा बहुत बढ़िया, लेकिन मान लो d2y dx2 उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मान लो d2y dx2 कुछ आ गया 2/x, और जो गिवन पॉइंट था 0,0, तो जैसे ही 2/0 करोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर हमें ऑब्वियसली इस फॉर्मूला से बात नहीं बनेगा। तो हमें इन दैट केस ये जो दूसरा फॉर्मूला है dx dy वाला एंड d2x dy2 वाला, उस फॉर्मूला में जाना है। नेक्स्ट, अगर इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन हुआ तो, कर्व का इक्वेशन अगर पोलर फॉर्म में गिवन हुआ तो ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, थोड़ा सा देख लेना, उतना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है। अगर नसीब खराब हुआ तो ही आने का चांसेस है, अदरवाइज उतना नहीं आता। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जनरली हम लोग x बार y बार से डिनोट करते हैं, और x बार एंड y बार दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है। इससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना इसका, ठीक है। फिर उसके बाद इससे सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोलेगा। सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तुम लोग को क्या करना है कि x बार एंड y बार से एक रिलेशन बनाना है, इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बनाना है, और जैसे इनसे एक इक्वेशन बन जा रहा है, x बार को x से एंड y बार को y से रिप्लेस कर देना है, और दैट इज तुम्हें लोकस मिल जाएगा, और उस लोकस को ही हम लोग इवोल्यूट बोलते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से इवोल्यूट निकालने का टेक्निक। और अगर अगर सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना है तो कुछ नहीं करना। सर्कल ऑफ कर्वेचर के लिए ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और मैंने इसे क्वेश्चन भी सॉल्व करके वहाँ पे बताया है, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो का स्क्वायर। ये हो गया सर्कल ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो x बार y बार ये सब निकाल लेना, रो निकाल लेना, फॉर्मूला सभी का गिवन है, इसमें पुट करना। अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करना, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो। जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर सर्कल ऑफ कर्वेचर, दैट्स इट, ठीक है, हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब बेटा देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से हमें पता है कि टोटल अगर हम लोग देखें तो 3 टाइप का हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिखता है। जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो डेडिकेटेड लेक्चर है उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। टाइप 1 है जिसमें अपर लिमिट में हमें इन्फिनिटी दिखेगा, टाइप 2 है जिसमें हमें लोअर लिमिट में माइनस इन्फिनिटी दिखेगा, और टाइप 3 है दोनों ही लिमिट अपर एंड लोअर दोनों ही लिमिट में हमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वगैरह दिख जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है लिमिट लेके, ये तो पता ही है, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा
और ये हो गया फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड। एक और दूसरा सेकंड काइंड होता है कि जहाँ पे हमें सिंगुलैरिटी मिलता है कि मान लो ये जो लोअर लिमिट है, इस लोअर लिमिट में हमें सिंगुलैरिटी मिल गया, दैट इज ए पुट करने से ये एफ एक्स जो है इन्फिनिटी हो रहा है, ये केस हो सकता है। या फिर अपर लिमिट में इन्फिनिटी हो गया, मतलब सिंगुलैरिटी हो गया, या फिर दोनों अपर एंड लोअर दोनों पॉइंट में इसको सिंगुलैरिटी है, या फिर दोनों पे नहीं है, ए एंड बी के बीच में इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है। तो ये 4 केसेस है सेकेंड काइंड के अंदर जो आता है, जो सिंगुलैरिटी रिलेटेड है, और इनको कैसे सॉल्व करना है लिमिट लेके, ये तो सभी को पता है। तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया। क्या करना है यहाँ पे, ये जो टोटल 7 टाइप्स बन रहा है, देख सकते हो फर्स्ट काइंड में तो टोटल 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और सेकंड काइंड में टोटल 4 टाइप है, तो 3 + 4 टोटल जो 7 टाइप्स है, इन 7 टाइप से एक एक क्वेश्चन कर लेना है ताकि पैटर्न पता चल जाए, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से बना लोगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1 मार्क के लिए ये सेगमेंट है, कुछ स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है जो कि इन फॉर्मेट का दिखता है। अगर मतलब मान लो क्वेश्चन में इस फॉर्मेट से कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन dx बाई x टू दी पावर एक्स क्यूब, कुछ इस तरीके का, और अगर पूछा जाए कि ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, तो याद रखना ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, ये जो n है दैट इज ये जो x का पावर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर n ग्रेटर देन हो गया 1 तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर n लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 3 टाइप बनता है, A, B एंड C, ये तीनों टाइप थोड़ा सा याद कर लेना है। इन तीनों टाइप में से ही कोई एक टाइप का आएगा अगर आ रहा है तो। नेक्स्ट चलता हूँ बीटा गामा फंक्शन में, नेक्स्ट चैप्टर बीटा गामा फंक्शन। अब देखो बीटा गामा फंक्शन से पहले तो गामा का डेफिनेशन पता होना चाहिए, दैट इज गामा इन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x इंटू x टू द पावर n-1 dx। एंड गामा का डेफिनेशन जो कि ये है बीटा एम एन, सॉरी अच्छा ये बीटा होगा, सॉरी ये बीटा होगा, हाँ। तो बीटा का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 टू 1 इंटीग्रेशन x टू द पावर n-1 इंटू 1 - x टू द पावर n-1 dx, ठीक है। और यहाँ पे गामा का ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूव आ जाता है जो कि लास्ट ईयर में भी आया था, एंड इन प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करके हमें बीटा गामा से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ जो कि ऑलरेडी मेरा कराया हुआ है वहाँ से ज़रूर देखना, एंड इनको यूज़ करके जो क्वेश्चन हमें करना है, प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, मतलब याद भी रखना है, और इसको यूज़ करने का टेक्निक या फिर यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ ये प्रॉपर्टी नंबर 2 तो डेफिनेटली यूज़ होता है, गामा इन + 1 इक्वल्स टू n इंटू गामा इन, जो कि मेनली ये यूज़ होता है जो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, मान लो गामा ऑफ 11/2 निकालना है तब ये यूज़ होता है। कैसे करना है देखने के लिए बीटा गामा का 1 शॉट है वीडियो, उसमें ज़रूर एक बार देख लेना। दूसरा ये भी यूज़ होता है जब गामा का वैल्यू, मतलब गामा ऑफ सम इंटीजर आ जाए कि गामा ऑफ 8 निकालना है, तो गामा ऑफ 8 एक्चुअल में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, तो ये भी यूज़फुल होता है डेफिनेटली वैल्यू निकालने के लिए। नंबर 4 ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल यूज़ होता है जब मान लो कुछ इस तरीके का आ जाए गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 3/4, तो ये तब हम लोग ये डुप्लीकेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या टेक्निक है, तो पहले तो इस 3/4 जो है ना, इस 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/4, तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। और ये एप्लीकेबल है केवल अगर n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुआ तो फिर जो इसका वैल्यू होता है π/sin nπ, तो हमें ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्क एंड 5 मार्क्स का। और ये तो हमें पता ही होना चाहिए गामा हाफ का वैल्यू दैट इज √π, ये तो 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बिल्कुल एंड में वैल्यू निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर आ जाता हूँ बीटा के ऊपर। बीटा से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बीटा से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये साइन कॉस वाला प्रॉपर्टी। अरे भाई कहाँ चला गया, सॉरी, हाँ। बीटा से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ये पॉइंट नंबर 3 साइन कॉस वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन टू द पावर सपोज 5x और वटेवर, तो हमें इस बीटा के इसी प्रॉपर्टी से ही हमें उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन टू द पावर 2m - 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा, ये हमें जुबानी याद होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ से यूज होता है दैट इज पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, दैट इज बीटा हाफ इज इक्वल्स टू पाई।
एंड नंबर 3 एंड जो लास्ट है ये दैट इज बीटा एंड गामा के बीच में जो रिलेशन है ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और ये मेनली तब यूज़ होगा जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों ही एम एंड इन दोनों का वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिल रहा है। तो मान लो मुझे मिल गया 7/2, 3/2, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला प्रॉपर्टी लगाना ही है, गामा में कन्वर्ट करके गामा इन इंटू गामा इन डिवाइडेड बाई गामा प्लस इन, फिर इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया पूरा बीटा गामा का लेखा जोखा। लास्ट चैप्टर है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का फ्रॉम इंटीग्रेशन कैलकुलस इंटीग्रेशन मॉड्यूल। मैंने सोचा था ये आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, बट ठीक है जो भी हो रहा है, अगर 2x में देखोगे तो वो ऑटोमेटिक 30 मिनट्स में कन्वर्ट हो ही जाएगा, जितना भी लेंदी होगा इसका। लेकिन हाँ आई थिंक 45 मिनट्स से ज़्यादा तो नहीं होगा। एनीवेज, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन से हमें फॉर्मूला याद रखना है, किसका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा, कब होगा? अगर रेवोल्यूशन जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है पाई इंटू इंटीग्रेशन a to b y स्क्वायर dx, जहाँ पे a है एक्स एक्सिस के ऊपर लोअर लिमिट एंड b है एक्स एक्सिस के ऊपर अपर लिमिट। और ध्यान रखना एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग लिमिट लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है लोअर लिमिट, एंड जो राइट मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है अपर लिमिट। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता हूँ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ये है उसका फॉर्मूला 2 पाई इंटीग्रेशन a to b y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर भी सेम है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब रोटेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और अगर रोटेशन हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, सिर्फ क्या करना है एक्स को वाई से एंड वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना है। एंड ध्यान रखना कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो लिमिट लिया जाता है वो डाउन टू अप डायरेक्शन में लिया जाता है। जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है मेरा लोअर लिमिट, दैट इज सी इन दिस केस, एंड जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस रीजियन का दैट इज अपर लिमिट, वो होता है अपर लिमिट जो हाईएस्ट पॉइंट होता है। वाई का जो लिमिट लिया जाता है दैट इज टेकन फ्रॉम मतलब डाउन टू अप डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। सिमिलरली ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वही सेम टेक्निक है, सिर्फ एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करना है, यू विल गेट द फॉर्मूला। दूसरा ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हालांकि फिर भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना ही था, दैट इज अगर इक्वेशन कर्व का इक्वेशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हुआ तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म का जो फॉर्मूला बनता है फॉर वॉल्यूम, पाई इंटू इंटीग्रेशन t1 टू t2 gt होल स्क्वायर इंटू एफ डैश टी dt, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा ध्यान रखना दिस इज बीइंग रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये कैसे हो रहा है देखने के लिए थोड़ा सा वीडियो देखना, क्योंकि ये अदरवाइज ये बहुत डिटेल में यहाँ पे बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरा सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई इंटीग्रेशन t1 टू t2 y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया एक्स्ट्रा लास्ट जो है दैट इज अगर इक्वेशन कर्व का इक्वेशन अगर पोलर फॉर्म में गिवन हुआ तो हमें इस वर्क, और सभी से ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। जो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला लेक्चर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि अदरवाइज एक अगर होता तो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मुझे उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा। और उसमें मैंने कोशिश किया है कि इन सभी डिफरेंट टाइप्स मतलब फॉर्म्स का इक्वेशन उसमें डालने का। लास्ट जो है दैट इज पोलर फॉर्म है, पोलर इक्वेशन। अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हुआ तो कर्व का, तो हमें वॉल्यूम के लिए इस फॉर्मूला के लिए जाना है पाई इंटू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d ऑफ r कॉस थीटा, ये ध्यान रखना। और अगर सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला में जाना है, कब? अगर इक्वेशन कार्डियोइड है ना, साइक्लॉइड एटसेट्रा, अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हुआ तो कर्व का r इक्वल्स टू a साइन थीटा b कॉस थीटा एटसेट्रा, इस टाइप का अगर कुछ गिवन हुआ तो θ1 एंड θ2 तो लिमिट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ पे हम लोग रोटेशन मान के चल रहे हैं, या फिर एक्सिस जनरली एक्स एक्सिस ही होता है। तो ध्यान रखना अगर एक्स एक्सिस होगा तो लेफ्ट टू राइट, अगर वाई एक्सिस होगा तो नीचे से ऊपर, ये होगा डायरेक्शन। तो ये हो गया दोनों मॉड्यूल जो खत्म करने में आधा घंटा चला गया, दैट इज डिफरेंस कैलकुलस पूरा यहाँ पे खत्म होता है। तो कैलकुलस से जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उनको कैसे यूज करना है, किस टाइप का क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एंड फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस वाला सेगमेंट में फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेबसाइट में जाना है, एंड वेबसाइट का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर सिंपली गूगल में जाके अगर सर्च करोगे ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। और उसमें जाके ये एक्सप्लोर कोर्सेज वाला जो टैब है इसमें अगर क्लिक करोगे देन जो पेज ओपन होगा देख सकते हो। मेरा इंटरनेट का हालत ख़राब, एनीवेज तो यहाँ पे ये जो PYQ कोर्सेज है ये अवेल कर सकते हो। जो मैं बता रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना हो एग्ज़ाम के पहले, लास्ट 4 to 5 ईयर्स का बिल्कुल रिकॉर्डेड सॉल्यूशन बना हुआ है वीडियो,
उसके साथ उसका PDF भी प्रोवाइडेड है। 101 एंड 102 दोनों बच्चे दोनों ही अवेल कर सकते हो। एब्सोल्युटली मिनिमल प्राइस है 129 रुपीज़, और अभी तो ऑफर भी है, दैट इज़ 10K स्पेशल वाला कूपन कोड लगाओगे तो 129 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। और इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उसका पैटर्न क्या है, कैसे सॉल्व करना है, एवरीथिंग बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और डेफिनेटली इसको चाहो तो अवेल कर सकते हो। एंड जो डायगोनलाइजेशन वाला मैं बताया, मतलब अभी आगे मैं बताऊंगा, तो उसका भी बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें जो है मिल जाएगा। ठीक है, सो चाहो तो इसको देख सकते हो। ओके, सो देख लिया वेबसाइट, और फिर आ जाओ, फिर कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ मॉड्यूल नंबर 3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। तो देखो यहाँ पे पहले जो मैंने यहाँ पे रखा है दैट इज़ जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है उनका डेफिनेशन, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है, तुम लोग आराम से याद रख सकते हो। लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो थोड़ा सा चॉक आउट कर देता हूँ। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एटसेट्रा, ये सब है। नल मैट्रिक्स थोड़ा सा याद रखना। नल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिनका सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली जीरो हो, क्योंकि बहुत सारा प्रूफ्स वगैरह हैं जिनमें हमें ऐसे नल मैट्रिक्स हमें उसमें यूज करना होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में थोड़ा सा बच्चा लोग फंस जाते हैं, तो इसका याद रखना कि ऐसा मैट्रिक्स जिनका ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट जीरो हो। कभी भी डायगोनल पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा एंड देन उनका ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है उसमें मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं रहता, ये जीरो हो सकता है, सभी एलिमेंट्स नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, जो बाहर का जो एलिमेंट्स है ऑफ डायगोनल, वो एग्जैक्टली मुझे जीरो दिखना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड मैट्रिक्स है। पहले तो उसको आई से डिनोट किया जाता है, एंड दूसरा ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 होना चाहिए, और दैट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका हमें सभी को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, जो कि जनरली आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये भी सभी को पता है कि डेफिनेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा है एक इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कभी कभी प्रूव आ जाता है कि एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा क्वेश्चन में, हमें चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। जो रिसेंट मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है बिल्कुल लेटेस्ट, उसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें चेक करना है कि ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। तो ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन पता होना चाहिए, और इसी से ही हम लोग उसको चेक भी करते हैं। दैट इज जो मैट्रिक्स गिवन हो उसके साथ अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे फ्रॉम लेफ्ट या फिर फ्रॉम राइट, वट एवर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर एज ए रिजल्ट मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो हम वहां पे एश्योर हो सकते हैं कि ए जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना पड़ेगा डेफिनेटली, दूसरा ऑर्थोगोनल होने के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होना पड़ेगा, इसका याद रखना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर नसीब खराब हुआ तो इनका प्रूफ आ जाता है, और अगर नहीं हुआ तो इसको हम लोग यूज करके कुछ 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। दैट इज पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आइदर +1 होगा या फिर -1 होगा। लेकिन इसका उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू +1 या फिर -1 हो रहा है, तो क्या हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा? तो कभी नहीं कर सकते, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो जो ये रिजल्ट थोड़ा सा याद रखना। नंबर 3 है कि अगर ए एंड बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 अगर हो रहा है तो हम उससे प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख दिया एनीवेज, तो हम लोग उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ए प्लस बी भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, इस चीज़ को मैंने एक्चुअली क्वेश्चन से ही इसको लिखा है ना, तो इसको थोड़ा सा एडिट करना भूल गया था। एनीवेज, और तीसरा है कि अगर ए एक ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा एंड उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। एंड फाइनली अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी आगे मैं बताऊंगा, आई होप ये याद है, अगर नहीं भी है तो मैं इसके नीचे अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैंने जो PYQ सॉल्यूशन अभी जो मैंने दिखाया कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। इनमें से बहुत सारा प्रूफ उसमें मिल जाएगा, ये ऑर्थोगोनल रिलेटेड जो PYQ सॉल्यूशन है जो कोर्स है उसमें आइदर 101 में या फिर 102 में ये बिल्कुल सॉल्व है, तो वहाँ पे ये मिल जाएगा इनका प्रूफ्स।
अच्छा, नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखने को मिला है कि एक मैट्रिक्स गिवन हो और हमें वेरीफाई करना है वो आइडेम्पोटेंट होगा कि नहीं। तो याद रखना कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो रहा है, मतलब वही मैट्रिक्स उसी को अगर उसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, अगर मुझे वापस घूम के वो ए ही मिलेगा, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स, मान लो कोई एक मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन हो और उसको हम लोग ऐसे उसका स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर टू द पावर 4 किया, ऐसे पावर इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं पे जाके अगर वो नल मैट्रिक्स बन रहा है, मान लो ए स्क्वायर इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हो गया या फिर ए क्यूब इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हो गया, तो उस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नीलपोटेंट इफ विथ इंडेक्स के, और जिस पावर के लिए वो जीरो हो रहा है, क्यूब के लिए जीरो हो गया, ए क्यूब जीरो हो गया या फिर ए टू द पावर 4 जीरो हो गया, उस नंबर को, उस ए का जो पावर है उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स को हम लोग इन्वोल्यूटरी बोलते हैं अगर उसका स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और नोट रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो अमूमन नॉन कम्यूटेटिव है, जनरली वो नॉन कम्यूटेटिव है। कहने का मतलब हमें ए इंटू बी करने से जो मैट्रिक्स मिलेगा, बी इंटू ए करने से सेम मैट्रिक्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो हम लोग ऑलवेज हम लोग उसको इक्वल नहीं लिख सकते, सो नॉट इक्वल्स टू ही लिखना हमें इसको पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता हूँ ट्रांसपोज के ऊपर। ट्रांसपोज रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज इसमें है, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है मोस्टली ये लास्ट वाला, मतलब मान लो ट्रांसपोज तो सभी को पता ही है कि एक मैट्रिक्स है और अगर इसको हमें ट्रांसपोज करना है तो जो रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कलम कर देना है, थर्ड रो को थर्ड कलम कर देना है, एंड सो ऑन। तो उसी से ही ट्रांसपोज बन जाता है। तो इस पे ट्रांसपोज का जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है सॉरी, एक तो नंबर 2 वाला, दैट इज कोई ट्रांसपोज को अगर मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे घूम के वापस वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि ए बी होल ट्रांसपोज, इसको अगर मैं ओपन करूं इस ट्रांसपोज को तो पीछे से, मतलब जो लास्ट में है बी मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज पहले आता है, फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज आता है। तो इसका भी ध्यान रखना, सॉक एंड शू रूल इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये पता ही है कि एक मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हुआ तो, और स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हुआ तो। ये सभी को पता है। अच्छा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ए नंबर 3, दैट इज कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। एंड और जो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बनता है दैट इज, मतलब ये यहाँ पे वो, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये जो होता है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, प्लस हाफ इंटू, ये हाफ रहना चाहिए मैट्रिक्स के साथ, ये बच्चे लोग ये हाफ भूल जाते हैं, और ये जो है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इससे इस पर्टिकुलरली इस रिजल्ट से 5 मार्क का एक क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, सपोज 3/3, उसको हमें ऐसे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज और बाहर इंटू हाफ करना होगा उसके साथ, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ मल्टीप्लाई करना होगा, यू विल गेट योर रिजल्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सभी बच्चों को पता है कि एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर तब बोलते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गया तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया तो हम उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। इसको याद रखना। क्यों चाहिए? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए चाहिए। कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगा और अगर हमें उसका इन्वर्स निकालना है तो पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, दैट इज उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, इन्वर्स का डेफिनेशन ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये याद रखना। दूसरा, ए इन्वर्स का डेफिनेशन याद रखना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है डेफिनेटली। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालना है? वो बड़ा सा मैट्रिक्स प्लस माइनस अल्टरनेटिव करके ऊपर एक ट्रांसपोज होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स जो है वो होना चाहिए विथ अल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद इन्वर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो है नंबर 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि इन्वर्स यूनिक होता है, और इसको मैंने सॉल्व किया है कहीं पे, अच्छा जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया उसमें ही किया है,
ठीक है, एक इन्वर्स जो यूनिक होता है उसका क्वेश्चन मैंने उसमें किया है। दूसरा ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ गया, हाँ ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो ए बी होल इन्वर्स है तो उसको अगर मैं ओपन करूंगा इन्वर्स को तो पहले बिल्कुल ट्रांसपोज के जैसा ही है, पहले बी इन्वर्स आएगा फिर ए इन्वर्स आएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इस इसका भी ध्यान रखना। ओके चलो हो गया खत्म यहाँ पे। फिर आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो डिटर्मिनेंट्स से हमें पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है डिटर्मिनेंट्स, जो जिनको यूज करके हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि प्रूव विदाउट एक्सपांडिंग करके जो क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी यूज करना होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स ये एज यू कैन सी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स के जो कि ऑलरेडी मैंने जो डेडिकेटेड लेक्चर है उसमें यूज किया है एंड क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ कि एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनऑल्टर्ड रहता है अगर मैं उसको ट्रांसपोज कर दूँ। तो बेसिकली मान लो डी एक डिटर्मिनेंट है तो इसका जो ट्रांसपोज करने से भी जो उसका वैल्यू मिलेगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों सेम रहता है। तो ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हाँ तो मान लो कोई दो एडजेसेंट रो, मतलब जो कंसेक्यूटिव दो रो है, मतलब मान लो रो 1 एंड रो 2 या फिर रो 1 एंड रो 3 या फिर रो 2 एंड रो 3, ये जो कंसेक्यूटिव रोज होता है सॉरी इनको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो सामने एक रो के लिए भी और सेम कलम के लिए भी दो एडजेसेंट, मान लो फर्स्ट कलम एंड सेकंड कलम, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो सामने साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस साइन जो होता है बाहर इंडिटरमिनेंट के बाहर एक माइनस साइन डालना होता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दैट इज अगर मान लो कोई भी दो रो या फिर दो कलम अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो गया तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन, प्रूव विदाउट एक्सपांडिंग। प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो इतना बेहतरीन तरीके से एक सब प्रॉपर्टीज एक जगह पे कहीं पे नहीं मिलेगा, तो बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया भी है, ये चीट शीट, ये फॉर्मूला शीट, और ये वीडियो भी देख सकते हो मफलर वफलर लगा के। तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के बीच और बताना कि इससे मतलब फ़ायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, कोई भी देखो यही डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में एक डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई मैं नंबर मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड होता है, वेराज डिटर्मिनेंट में अगर मैं बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई एक रो या फिर कोई एक कलम के साथ ही वो नंबर जो है वो मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। और भी दो प्रॉपर्टी है, देख लेना, उतना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वो बता दिया। नेक्स्ट है कोफैक्टर एंड माइनर, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोफैक्टर एंड माइनर ये भी थोड़ा सा देख लेना, मतलब ये लगभग पता ही है तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। जैकोबीज थ्योरम से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया है इन द वीडियो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मान लो डी एक थर्ड ऑर्डर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है तो डी डैश्ड इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। डी डैश मतलब एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट वो जो होता है ये डी स्क्वायर होगा, वो डी स्क्वायर के साथ इक्वल होता है। यही होता है जैकोबीज थ्योरम का स्टेटमेंट। क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, बहुत ही कम है, अदरवाइज मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है जो कि प्रीवियस ईयर में आया था फ्रॉम जैकोबीज थ्योरम इन द वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट, देख सकते हो। अच्छा, लैपलास से एक 5 मार्क्स क्वेश्चन हमें करना ही है। लैपलास की मतलब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड है, इसका वीडियो हमें देखना ही पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि मैं इसको याद दिला सकूँ। एक 5 मार्क क्वेश्चन लैपलास से हमें ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसको हमें एक्सपांड करना भी आना चाहिए। वही टेक्निक है -1 होल टू द पावर, है ना, 1 + 2 फिक्स करके फर्स्ट एंड सेकंड रो, फिर हम लोग कलम को इंटरचेंज करते हैं और ऐसे दो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं एंड टोटल 6 टर्म्स होगा, 6 टर्म्स होगा। इसके लिए फॉड़ा 4/4 डिटर्मिनेंट। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर लैपलास हम लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ मेंशन ना हो तो। नहीं, जनरली लैपलास हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर क्वेश्चन में लैपलास मेथड से ही एक्सपांड करने के लिए मेंशन हो तो। अदरवाइज अगर कोई उपाय नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तब हम लोग लैपलास यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। जो हेड एग्जामिनर जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। सो अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे लैपलास को। लैपलास तभी यूज़ करेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हुआ तो।
नेक्स्ट है क्रैमर्स रूल, बिल्कुल इजी है, स्कूल से करते हुए आ रहे हो, ज़्यादा मैं इसके ऊपर नहीं बताना चाहूँगा। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, x का वैल्यू होता है d1/d, y होता है d2/d एंड z होता है d3/d, जहाँ पे d क्या है, d इज़ बेसिकली द कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उसका जो ये कोएफिशिएंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2, उनका जो डिटरमिनेंट में पुट करके जो वैल्यू आएगा दैट इज कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, जो होगा d का वैल्यू। ऑब्वियसली d को नॉन जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज एक्स वाई जेड का वैल्यू ही नहीं आएगा। टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए d शुड बी नॉन जीरो, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है उसी के लिए जो मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर आऊँगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि कोएफिशिएंट्स हमेशा विद साइन, ये याद रखना कि मान लो यहाँ पे है -3, तो कोई बच्चा सिर्फ 3 लिख देगा तो नहीं होगा, वो उसको -3 ही लिखना होगा यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज विद द साइन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इस साइड में अभी मैच चल रहा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का, जो बिल्कुल इस तरीके से झूल रहा है ड्यू टू आवर सीनियर प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, जिनको क्यों ये लोग अभी भी मतलब खिला रहे हैं पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे लोग ही अभी यहाँ पे अभी रन बना रहे हैं तो करने दो लोगों को। एनीवे, सो सॉरी थोड़ा सा मैं भटक गया था। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था कि वही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो सब डिपेंड करता है इन कंडीशंस के ऊपर कि मान लो d1 d2 d3 ये तीनों जीरो हो गया, ये स्मॉल d1 d2 d3 है, ध्यान रखना, मतलब ये राइट हैंड साइड RHS ऑफ द इक्वेशन, अगर ये तीनों जीरो हो गया एंड d का वैल्यू अगर नॉन जीरो हुआ तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, तो इन दैट केस एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और जीरो होगा तीनों का वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो d इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो मतलब ये जो कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट है अगर इसी का वैल्यू जीरो हो गया तो, एंड d1 d2 d3 में से एटलीस्ट अगर एक नॉन जीरो हुआ तो, ठीक है, d1 d2 कैपिटल d1 कैपिटल d2 कैपिटल d3, मतलब इनडिटरमिनेंट से इन तीनों में से अगर एटलीस्ट एक नॉन जीरो हुआ तो सॉल्यूशन मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तीसरा पॉइंट ये है कि d इक्वल्स टू जीरो हो गया एंड d1 d2 d3 ये तीनों डिटरमिनेंट मतलब सभी जीरो हो गया, d भी जीरो हो गया, इन तीनों डिटरमिनेंट भी जीरो हो गया, तब जो केस बनता है दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस बनता है। तो ध्यान रखना, क्रैमर्स रूल से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़े कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये कंडीशंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स दैट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। दो तरीके से इसको हम लोग पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली 1 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम रैंक, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रैंक के मदद से। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा रैंक के ऊपर क्योंकि रैंक का जो डेडिकेटेड वीडियो है वो इटसेल्फ बहुत एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करते हुए चलना है। दैट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए पहले तो हमें रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म या फिर कलम रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में उसको मतलब रिड्यूस करना है सॉरी, और उसके लिए एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस हमें चाहिए होगा, जो 3 एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और हमें पता ही है कि कैसे करना है, मतलब जिस रो को चेंज करना है ध्यान रखना उस रो मतलब वो रो आगे रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है वो रो बाद में रहेगा। मतलब मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसका सेकंड रो को तुम लोग चेंज करना चाहते हो, मतलब सेकंड रो में कुछ ऑपरेशन देना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो, तो जो ऑपरेशन बनेगा दैट इज r2 डैश इज इक्वल्स टू r2 माइनस मान लो 3r1 या फिर वटेवर, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे, जो स्केलर मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा जिस रो के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हो उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, कभी भी जिस रो को चेंज कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स मिलता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन्ड है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तो एशेलॉन फॉर्म बन गया, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बन गया, जिसका फॉर्मेट वही बनता है कि पिवोटिंग एलिमेंट जो होता है मैट्रिक्स का, जो ये पिवोटिंग एलिमेंट होता है उसके नीचे सभी एलिमेंट्स मुझे जीरो दिखना चाहिए, जो पिवोटिंग एलिमेंट होता है उसके नीचे जीरो दिखना चाहिए। इस फॉर्मेट से अगर मेरा मैट्रिक्स बन गया जो कि है रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, एशेलॉन मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, फिर हमें देखना होता है उस एशेलॉन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब नॉन जीरो रोज क्या होता है कि नॉन जीरो रो मतलब उस रो में एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो व्हाटएवर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वी हैव दैट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमें यहाँ से याद रखना। तो कुछ प्रॉपर्टीज है रैंक रिलेटेड, इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो कर सकते हो, मेरा ड्यूटी था इसको यहाँ पे मेंशन करना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको डाल दिया। इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो है ये, दैट इज मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर है m by n मैट्रिक्स है,
एब्सोल्युटली ज़रूरी नहीं है कि हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रैंक निकाल सकते हैं, एब्सोल्युटली नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी रैंक निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा ये भी ध्यान रखना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मान लो इनथ ऑर्डर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है केवल, मान लो इनथ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका रैंक विल बी इक्वल्स टू द एन, मतलब वही नंबर ऑफ कलम्स या फिर नंबर ऑफ रोज, एन तो सेम है, एम एंड एन दोनों तो सेम है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कब होगा, मतलब ये तभी होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कोई मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें इसका रैंक पता करना है, इसका रैंक जो है वो इक्वल्स टू 3 होगा, दैट इज नंबर ऑफ कलम्स इक्वल्स टू 3 होगा। कब, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो, और अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो हमें ये उससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता, 3 से कम ही होगा, दैट इज लेस देन n होगा। तो ये लास्ट दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए, तो इन दोनों का ध्यान रखना, गेट एग्जाम में दबा के यूज होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने वीडियो में कवर करना मैं भूल गया था, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस सेट्स करवाया फ्रॉम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वगैरह, उनमें मैंने ये मेंशन किया, दैट इज दिस वन, रैंक नलिटी थ्योरम। क्वेश्चन क्या आ जाता है यहाँ से, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा और उससे हमें उसका नलिटी निकालना है। तो रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट बनता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन। सर एन क्या है, सर एन इज द नंबर ऑफ कलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले रैंक निकाल लो, जो पता ही है कैसे निकालना है, फिर इस रैंक नलिटी थ्योरम को यूज करके n से माइनस करके उसका नलिटी निकाल लो। तो इसीलिए ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये टेबल ऑलरेडी जो डेडिकेटेड वीडियो है उसमें भी प्रोवाइडेड है, तो इसमें ध्यान रखना। ये यहाँ पे मान लो एक, मैं इसी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मान लो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3, 4 वटेवर नंबर ऑफ इक्वेशंस आर देयर। पहले तो हमें उसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो बना लेना है, और हमें चेक करना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है। अगर ध्यान रखना, अगर मान लो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, दैट इज रैंक ऑफ दिस, ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a इज टू b करके जो लिखा हुआ है, और ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर इनका रैंक अनइक्वल आ रहा है, तो मान लो रैंक ऑफ a आ रहा है 2 एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 3, जो कि नॉट इक्वल्स टू है, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नेक्स्ट अगर दोनों इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है और हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 2 टाइप का हो सकता है, वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर वो मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकता है। और वो कैसे पता चलेगा कि अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए इज टू बी, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक तो सेम है, लेकिन वो रैंक जो भी आ रहा है उसका वैल्यू अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स है क्वेश्चन में, अगर उसके साथ इक्वल हो गया तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मान लो इन दोनों का रैंक आ रहा है 3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, सॉरी रैंक आ रहा है 2 मान लो दोनों का, ऑगमेंटेड एंड कोएफिशिएंट का, और हालांकि क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 2 इज लेस देन 3, तब हमें जो आंसर मतलब क्लैरिफाई करना है या फिर जो फाइनल कंक्लूजन करना है, दैट इज देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, जो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है उस पर जरूर देख सकते हो। हो गया खत्म मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला। देखो बेहतरीन तरीके से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हम लोग कवर करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं लास्ट मॉड्यूल, जो वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस एटसेट्रा वाला जो मॉड्यूल है, अब इसको देख लेते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, शायद 1 आवर का हो जाए, बट एनीवेज 1 आवर भी काफ़ी है। एक पूरा 6 महीने का सिलेबस खत्म अगर 1 आवर में हो रहा है, तो सिलेबस तो खत्म नहीं हो रहा है, ये बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है ये भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ फिर देखते हैं अब वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि 22-23 के पेपर में डेफिनेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स के लिए मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था। तो बस इतना याद रखना कि यहाँ पे टोटल 10 प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करना होता है कोई भी एक सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए। 4 चीजें हमें यहाँ पे साथ में लेके चलना होता है। एक होता है जो सेट ऑफ वेक्टर्स V है, एक होता है सेट ऑफ स्केलर्स जो जनरली रियल नंबर सेट होता है, दूसरा है 2 ऑपरेशंस, एक हो गया एडिशन, दूसरा हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर नॉर्मल एडिशन भी लगा
लगाओगे एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी लगाओगे तो कोई भी आके गला नहीं पकड़ेगा, वो भी चलेगा। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज क्या है कि 5 प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, 3 प्रॉपर्टीज सोलली विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए एंड 2 प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब इनमें से क्या है, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा, मतलब वेक्टर स्पेस से अगर मैंने वेक्टर का जो सेट है उनमें से अगर मैंने 2 वेक्टर उठा लिया, उनको मैंने ऐड किया तो एज ए रिजल्ट मुझे वेक्टर ही मिलना है, सो दैट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि सेटिस्फाइड होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पता ही है, तीन वेक्टर इसमें यूज होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड एक होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कोई भी एक वेक्टर के साथ क्या ऐड करने से मुझे वही वेक्टर वापस मिलेगा, दैट इज द नल एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, दैट इज ऑब्वियसली जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ये हो गया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाई नल वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हो गया नंबर 4, दैट इज इनवर्स प्रॉपर्टी, कोई भी एक वेक्टर के साथ क्या ऐड करने से मुझे नल वेक्टर दैट इज जीरो मिलेगा, ऑब्वियसली अल्फा के साथ माइनस अल्फा ऐड करने से मुझे नल वेक्टर मिलेगा, तो माइनस अल्फा को हम लोग इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, किसका, अल्फा का। तीसरा फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अगर बीटा प्लस अल्फा हमें मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली मिलता है, कि 2 वेक्टर उठा लो, कोई भी 2 वेक्टर, उनको अगर मतलब उनको ऐड करोगे, मतलब मान लो कि 2 + 5 करने से भी 7 मिलता है, 5 + 2 करने से भी 7 मिलता है, वेक्टर एडिशन के लिए भी वो सेम एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता ही है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, शुरू का जो 3 प्रॉपर्टीज है, दैट इज कोई भी वेक्टर के साथ कोई भी स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एज ए रिजल्ट हमें वेक्टर ही मिलना है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर हो गया। दूसरा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कोई भी वेक्टर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से मुझे वो वेक्टर वापस मिलेगा, ऑब्वियसली 1, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, हो गया डन। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मान लो 2 स्केलर है, उन मतलब 2 and 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 मिल गया, फिर उसको मैं किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, ऑब्वियसली 3 को पहले मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज डी इंटू अल्फा पहले कर लिया, फिर उसके बाद सी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एज ए रिजल्ट मुझे सेम वेक्टर ही मिलना है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डन। लास्ट का 2 जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 and 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो एक बार क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ एडिशन के ऊपर, सी इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सी इंटू अल्फा प्लस सी इंटू बीटा, ये हो गया। दूसरा एडिशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अल्फा के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, सी प्लस डी इंटू अल्फा मुझे मिल जाएगा सी इंटू अल्फा प्लस डी इंटू अल्फा, तो ये हो गया टोटल 5 प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो अगर ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर अ फील्ड आर, जनरली रियल नंबर फील्ड, तो हम उस इन दैट मतलब तब जाके एक सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो डन। नेक्स्ट है सबस्पेस, जिससे क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा डेफिनेटली रहता है कि एक सेट मान लो एस जो कि नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा, तो जब भी हम लोग सबस्पेस का प्रूव करते हैं कि कोई एक सेट गिवन हो, क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कि ये सबस्पेस हो रहा है, तो जो पहला काम हमें करना है कि वो नॉन एम्प्टी हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। और वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, नल वेक्टर को उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो चेक करके हमें उसको देखना होता है कि वो नॉन नल हो रहा है। फिर उसके बाद एक सेट एस को सबस्पेस प्रूफ करने के लिए ये जो मेन जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें वेरीफाई करना होता है। इसमें 2 कंडीशन होता है, दैट इज इस सेट में से मैंने कोई भी 2 वेक्टर को उठा लिया, एज ए रिजल्ट वो इस सेट का ही मेंबर होना पड़ेगा। दूसरा, इस सेट के कोई भी वेक्टर के साथ अगर मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज सी इंटू अल्फा, एज ए रिजल्ट वो इस सेट का ही मेंबर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन हम लोग इस सेट को वी सेट का एक सबस्पेस बोलते हैं, थोड़ा सा दवाई खाना है, फिर मैं आता हूँ, एक सेकेंड। नेक्स्ट ये एक थ्योरम है जिसका प्रूफ आ चुका है मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट ईयर, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबस्पेसेस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। मान लो 2 सबस्पेस है एस एंड टी, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होगा, ये हमेशा याद रखना। लेकिन इसका जो अपोजिट है, दैट इज यूनियन ऑफ 2 सबस्पेस, ये सबस्पेस हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी अ सबस्पेस, तो इसका भी ध्यान रखना, मे और मे नॉट बी अ सबस्पेस, ठीक है। वो इसी के साथ कंटिन्यूएशन में हम लोग प्रूफ कर देते हैं, और ये वीडियो में भी मैंने किया है, और दोनों ही चीज़ मैंने उसमें दिखाया है, तो एक बार ज़रूर देख लेना इसका प्रूफ।
नेक्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में हमें मतलब क्या होगा कि एक सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन रहेगा अल्फा 1 अल्फा 2 करके अप टू अल्फा आर से, और हमें चेक करना है कि पहले तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे बनता है वो थोड़ा सा देख लो। दैट इज मान लो अल्फा 1 के साथ C1, यहाँ पे C1 C2 C3 वगैरह स्केलर्स है, नंबर है 2 3 4 5 6 करके, फ्रैक्शन इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर हो रहा है कि मतलब ये जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर, इस ये जो फॉर्मेट बनता है इसी फॉर्मेट को ही हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखना, बहुत जगह पे इसको हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होता है? जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स में। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3-4 वेक्टर्स गिवन रहेगा, हमें टेस्ट करना है, चेक करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो उसको प्रूफ जो होगा 5 मार्क्स का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में भर भर के क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, रिपीट भी हो जाता है डेफिनेटली क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उस प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए हमें इस रिलेशन से स्टार्ट करना होता है कि जो भी 3-4 वेक्टर्स क्वेश्चन में गिवन रहेगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, उनको पहले नाम दे दो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 करके। तो फिर उसके बाद ये रिलेशन ले लो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 इक्वल्स टू थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा इज द नल वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। अब मान लो R क्यूब एज ए वेक्टर स्पेस गिवन है, तो इसका नल वेक्टर क्या होगा? 3 0 0 0 0 है ना। तो ये होगा मेरा RHS। फिर उसके बाद 3 इक्वेशन बनेगा C1 C2 C3 से, उनको सॉल्व करके C1 C2 C3 का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालते टाइम ध्यान रखना कि अगर मान लो मतलब स्क्वायर, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो स्क्वायर, उसका जो कोएफिशिएंट है मतलब कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट है वो अगर स्क्वायर बन रहा है, मतलब अगर डिटरमिनेंट होगा तो स्क्वायर ही होगा, तो वो अगर 0 हो रहा है या 0 नहीं हो रहा है उससे हमें आंसर मिल जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में बहुत बार बताया है कि कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट अगर 0 हो रहा है तो डिपेंडेंट, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो रहा है तो इंडिपेंडेंट। इस चीज का ध्यान रखना, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट अगर 0 हो रहा है तो डिपेंडेंट, ठीक है। इसको मैं बाद में ठीक से लिख दूंगा एक बार। और कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, पेन इतना क्यों हो रहा है पता नहीं, इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो इंडिपेंडेंट, इंडिया, ठीक है। तो इससे हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर स्क्वायर नहीं हो रहा है तो, है ना, तो हमें रैंक से सॉल्व करना होता है, और वो भी एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में सॉल्व करके बताया है इसका जो डेडिकेटेड लेक्चर है उसमें, और उसी के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखना, अगर ये रहा कि मान लो तीन जो भी m नंबर ऑफ वेक्टर्स है ये इंडिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ a इज इक्वल्स टू m। रैंक ऑफ a मतलब समझ में आ रहा है ना, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है a उसका रैंक, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक अगर वो m के साथ इक्वल हो रहा है, m मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल हो रहा है तो इंडिपेंडेंट होगा। और अगर लेस देन हो रहा है, दैट इज रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स हो रहा है, दैट इज लेस देन m हो रहा है, तो डिपेंडेंट होगा। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है तब जब जो सिस्टम ऑफ मतलब मान लो R क्यूब एज ए वेक्टर स्पेस गिवन है और नंबर ऑफ वेक्टर्स 4 गिवन है, तो फंसोगे, तो ये डिटरमिनेंट से नहीं बनेगा, तो हमें रैंक के लिए जाना होगा। तो बहुत बेहतरीन एक पॉइंट है ये, हमेशा याद रखना जब भी नॉन स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जब रेक्टेंगुलर बन रहा है, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर स्क्वायर बन गया तो हमें डिटरमिनेंट से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर बन रहा है तब हमें रैंक के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोर्शन में आता हूँ, जनरेटिंग वेक्टर्स और स्पैनिंग वेक्टर्स। ये बहुत इजी है, क्या है कि मान लो एक सेट है एस सेट में मान लो ये वेक्टर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर। तो क्वेश्चन मतलब पॉइंट ये है कि अगर इन वेक्टर के मदद से मैं जो मेन वेक्टर स्पेस है वी, इसका कोई भी वेक्टर को मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स में लिख सकता हूं, तो वो मतलब दिस एस सेट विल बी कॉल्ड एज अ जनरेटिंग सेट और स्पैनिंग सेट, ठीक है। वीडियो में बहुत डिटेल में जो बेसिस डायमेंशन वाला वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली एक बार देखना, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरा आ जाता है बेसिस, कि कोई भी एक सेट मान लो, इस सेट मतलब मान लो जिसमें आर वेक्टर्स है, इसको हम लोग बेसिस कब बोल सकते हैं? तब बोल सकते हैं कि अगर ये सेट दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एक, नंबर 1 ये सेट इटसेल्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो, मतलब इस सेट में जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, इस सेट में जो वेक्टर्स है उनके मदद से मैं पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकूं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि
बेसिस, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो बेसिस सेट होता है, इन बेसिस सेट में जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स होता है उस नंबर को ही उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन बोला जाता है। सो रैंक वर्ड उतना ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मिल जाता है, तो भी ध्यान रखना सेम ही डायमेंशन को ही डिनोट करता है। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज बेसिकली द नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन द बेसिस सेट, इसका ध्यान रखना। और इसको डिनोट किया जाता है डिम भी, मतलब डायमेंशन ऑफ वी सेट। दूसरा सबस्पेस का भी बेसिस एंड डायमेंशन का सेम फॉर्मेट रहता है, सेम कंडीशन रहता है। तो वीडियो में थोड़ा सा इसको देख लेना ताकि कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है बेसिस डायमेंशन का। फिर उसके बाद आता है दो थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम एंड रिप्लेसमेंट थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम क्या है? मान लो कि एक मतलब मान लो कि आर क्यूब वेक्टर स्पेस है और तुम लोगों को एक सेट गिवन है जिसमें केवल दो वेक्टर है। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि ये दो वेक्टर तो आर क्यूब का बेसिस नहीं बना सकता है, क्योंकि आर क्यूब का बेसिस होने के लिए उस सेट में मुझे एक और वेक्टर डालना होगा। दैट इज ये दो वेक्टर वाला जो सेट है इसको हमें एक्सटेंड करना होगा। और इसे ये एक्सटेंड करने का जो मेथड होता है, एक्सटेंड करके ये जो बेसिस बनाने का जो मेथड होता है, उसी को ही हम लोग मतलब उसको जिस थ्योरम की मदद से करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन थ्योरम। ये एक टेक्निक हो गया, ये एक थ्योरम हो गया, और इसको यूज करके हम लोग मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया है। दूसरा रिप्लेसमेंट थ्योरम, इनका स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना, नहीं आता कभी भी, लेकिन अगर आ जाए तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना। रिप्लेसमेंट थ्योरम क्या होता है कि मान लो एक ऑलरेडी डिसाइडेड बेसिस है, जो कि ये मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एटसेट्रा, और एक और सेट है जो कि बेसिस नहीं है, सिर्फ मान लो उसमें ऐसे दो वेक्टर्स है, तो एक एक करके उसमें वेक्टर रिप्लेस करके मैं जो करता हूं दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट थ्योरम। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेना। और एक्सटेंशन थ्योरम से कॉम्प्लिकेटेड है रिप्लेसमेंट थ्योरम का प्रोसीड्योर, कि अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है कोई मेथड तो हम लोग एक्सटेंशन से ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। अदरवाइज अगर ऐसा बोला गया कि एक सेट गिवन है उसको हमें बेसिस में कन्वर्ट करना है विद द मदद ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरम, तो हमें रिप्लेसमेंट लगाना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल मेथड है, मतलब एक कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। वीडियो में दोनों ही मैंने करके दिखा दिया, एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट दोनों, जरूर देख लेना। नेक्स्ट सेगमेंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो मेन चीज़ें जो याद रखना है दैट इज उसका एक तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दैट इज एक मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक वेक्टर स्पेस ही बोलना सही रहेगा, एक सेट से दूसरे सेट तक डिफाइंड हो। डोमेन जो होता है ये सभी को पता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है वो डोमेन है, जो राइट हैंड साइड वाला सेट है को डोमेन है। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ये चीज़ इमेज एंड कर्नेल वगैरह, जो मैं नीचे आ रहा हूँ। इमेज सेट जो है दैट इज जो फंक्शन का जो रेंज सेट होता था वही यहाँ पे इमेज सेट, हमें उसी को हमें इमेज बोलते हैं। यहाँ पे रेंज एंड इमेज दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये रहा इमेज सेट और रेंज सेट, ठीक है। तो एंड उसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक क्वेश्चन गिवन रहेगा, एक क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन रहेगा, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई जेड करके एक फंक्शन डिफाइंड रहेगा, कोई भी हो गया। फिर उसको हमें वेरीफाई करना है कि वो लीनियर फंक्शन या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए ये दोनों प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर में क्वेश्चन नहीं देखा था हमें यहाँ से, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस टी बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, एंड टी ऑफ सी अल्फा इक्वल्स टू सी इंटू टी अल्फा फॉर ऑल सी इन आर एंड फॉर ऑल अल्फा इन वी। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको वेरीफाई करना। दोनों ही हो सकता है कि येस हो सकता है इसका आंसर हो जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर नो हो जाए, और दोनों ही टाइप का क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बताया है इन द वीडियो, तो जरूर एक बार देख लेना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा और तुम्हें उसका कर्नेल निकालने के लिए बोलेगा। कर टी, कर्नेल ऑफ टी को शॉर्ट में हम लोग कर टी लिखते हैं। कर टी निकालने के लिए बोलेगा, कर टी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। दैट इज कर टी मतलब हमें बेसिकली ये जो वी सेट है, इस वी सेट से ये जो डब्ल्यू सेट में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है टी, ये वी सेट का अंदर एक सेट हमें मिलना चाहिए, और इसमें जो जो वेक्टर्स रहेगा वो सभी वेक्टर्स जो है मैप होगा कहाँ पे, ये सभी वेक्टर्स जाके मैप होगा डब्ल्यू सेट का जो थीटा डैश है, जो नल वेक्टर है उसमें। तो इस सेट को ही हम लोग कर्नेल बोलते हैं, और इसी को निकालने का टेक्निक पता होना चाहिए कैसे होता है, और मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से इसको बताया। अच्छा, नलिटी क्या हो गया? नलिटी इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ द कर्नेल सेट। डायमेंशन ऑफ द कर्नेल सेट, तो कभी कभी नलिटी पूछ लेता है, तो नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए पहले कर्नेल निकालना होगा। फिर उस कर्नेल सेट में हमें काउंट करना है कि हाउ मेनी नॉन जीरो वेक्टर्स आर देयर। अगर केवल सिर्फ और सिर्फ उसमें जीरो वेक्टर है मान लो कर्नेल सेट में, तो उसका डायमेंशन होगा जीरो। जीरो वेक्टर को छोड़ के अगर हमें कोई नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है तो हम उसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो इन दैट केस डायमेंशन हो जाएगा 1। इस चीज का ध्यान रखना, मैंने बताया भी है इन द वीडियो।
और रैंक ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, जो इमेज सेट है उसका डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं रैंक। तो और इसी से ही मिलके बनता है सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्वेश्चन, और मैंने वीडियो में भी इसको सॉल्व करके बताया है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और हमें सिल्वेस्टर्स लॉ को वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, हमें नलिटी निकालना है कर्नेल से, फिर रैंक निकालना है, पहले इमेज निकाल के फिर रैंक निकालना है, फिर दोनों को ऐड करके वेरीफाई करना है कि डायमेंशन ऑफ वी के साथ वो मैप मतलब इक्वल हो रहा है कि नहीं, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि ये सेट इज वेरीफाइड। दूसरा इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा और हमें उससे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालना है। इसको तो फॉर्मूला वाइज हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके ही कर पाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन एक बार जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनवर्स निकालने के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है, तब जाके उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, जस्ट एज नॉर्मल फंक्शन और मैपिंग। तो पहले तो 1 1 होने के लिए क्या करना है कि कर्नेल टी को कर्नेल टी में केवल सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर होना पड़ेगा, तब जाके हम उस टी को 1 1 बोलते हैं। और टी को ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो ये वेरीफाई करना होगा कि डायमेंशन ऑफ v एंड डायमेंशन ऑफ w सेम हो। दैट इज मान लो t सच दैट r क्यूब टू r क्यूब ऐसा अगर गिवन हुआ तो यहाँ पे v भी r क्यूब w भी r क्यूब, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम। एंड दूसरा अगर t 1 1 हो रहा है, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन w एंड t इज 1 1, तब उससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि t इज ऑन टू एज वेल। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दो तरीके से हो जाता है, 1 1 प्रूफ कर लो, ऑन टू प्रूफ कर लो, देन उससे उसका इनवर्स निकाल दो। वीडियो मिल जाएगा, वीडियो में मैंने डिटेल में इनवर्स सॉल्व करके बताया है, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। दूसरा नेक्स्ट चलता हूं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर, इसको खत्म करके इनर प्रोडक्ट स्पेस खत्म करके इसको एंड करेंगे। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से जो चीज़ हमें याद रखना है, लास्ट ईयर में हमें क्वेश्चन डेडिकेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे होगा लैम्डा इंटू आई एन, ये होगा, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और इसको अगर मैं इक्वल्स टू 0 कर दूं, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके लैम्डा का जो वैल्यूज आता है, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा के वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स हमें मिलता है, जो नॉन नल वेक्टर हमें मिलता है, नॉन नल मैट्रिक्स जो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। और इसको मैंने सॉल्व किया है, डिटेल में सॉल्व करके बहुत सारा क्वेश्चन मैंने किया है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर रिलेटेड, उसको जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। और उसी से ही एक जो जनरेट होता है, दैट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम, और इसका स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, और क्वेश्चन भी मिल जाता है। क्वेश्चन क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब सभी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, वीडियो मिल जाएगा कैले हैमिल्टन थ्योरम का। अच्छा, फिर यहाँ पे आइगन वैल्यूज का कुछ प्रॉपर्टीज है, जिन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग मतलब विदाउट सॉल्विंग, विदाउट फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम लोग डायरेक्टली क्विकली जो है उसका आइगन वैल्यूज, कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। उनके लिए जो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दूसरा हो गया सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस आ जाता है। अच्छा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, तुम एक और जो था डायगोनलाइजेशन, अच्छा डायगोनलाइजेशन के लिए यहाँ पे मैंने, अच्छा मैं वो बाद में ऐड कर दूंगा, मैं इस पीडीएफ में ही उसको ऐड कर दूंगा। मैं डायगोनलाइजेशन का प्रॉपर्टीज इसमें डालना भूल गया, अदरवाइज अच्छा डायगोनलाइजेशन से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा बिफोर द एग्जामिनेशन, वो बन जाएगा, उसका काम मैं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। अदरवाइज डायगोनलाइजेशन से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने जो PYQ कोर्स है BSM 101 102 का, उसमें मैंने भर भर के सॉल्व किया डायगोनलाइजेशन वाला क्वेश्चन, उसमें जरूर एक बार अगर चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये है कि डायगोनलाइजेशन में मेनली जो है कि हमें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि जो एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा मोस्टली 2/2 या फिर मैक्सिमम 3/3, और हमें चेक करना होगा कि ये मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर उस पहले तो उस मैट्रिक्स से उसका आइगन वैल्यूज निकालना है। अगर उन आइगन वैल्यूज जो है, अगर वो आइगन वैल्यूज जो है बिल्कुल डिस्टिंक्ट आ गया, मान लो 2 आइगन वैल्यू आ रहा है 2 and 3 फॉर अ 2/2 मैट्रिक्स, तो वहां पे ही हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। दैट्स इट, दैट इज आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट हो रहा है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता ही है।
ठीक है। और दूसरा हमें एक और चीज़, अगर ऐसा बोलेगा कि इससे मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसको और आगे कैलकुलेट करो एंड आइगन वेक्टर निकाल के वेरीफाई करो कि ये सही में डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। और वो कैसे करना है वो भी मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व करके वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और जो PYQ बार बता रहा हूँ उसमें भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, देख सकते हो। डायगोनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है दोनों ही PYQ में 101 एंड 102 में। अच्छा, तो आइगन वैल्यू रिलेटेड जो है अच्छा, फिर इस आइगन वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमें निकालना होता है। एंड इन आइगन वेक्टर, जो भी आइगन वेक्टर यहाँ पे बनता है, इनको कोलेट करके एक मैट्रिक्स बनाना होता है P, है ना। ये P मैट्रिक्स कैसे बनता है, जो ये आइगन वेक्टर्स को हमें कलम में लिखना होता है, 2-3 जितने भी आइगन वेक्टर्स मिल गया हमें उनको कलम में लिखना होता है। फिर इस P से हमें इसका P इनवर्स निकालना होता है। और अगर हमें ऐसा मिल रहा है कि P इनवर्स इंटू ए क्या है, जिस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने को बोलेगा, P इनवर्स इंटू ए इंटू पी, दिस अगर इक्वल्स टू D हो गया तो अब ये D क्या है, D इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा डायगोनल मैट्रिक्स, जिनका जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे ये आइगन वैल्यूज रहेगा और बाकी एलिमेंट्स जो है वो 0 रहेगा। अगर इसके साथ ये इक्वल हो गया तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि येस द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, एंड वो उसको डायगोनलाइज करके हमें ये D जो है मैट्रिक्स वो मिल रहा है। हालांकि D हमें शुरू में ही मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर हमें फोर्स करेगा कि आइगन वेक्टर से ही इसको प्रूफ करके बताओ, तो ये होता है इसका प्रोसीडियर। पहले आइगन, फिर से एक बार समाप्त कर देता हूँ, पहले आइगन वैल्यू निकाल लो, आइगन वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लो, जिसका वीडियो ऑलरेडी है। उन आइगन वेक्टर्स को कलम में लिख के अपना P मैट्रिक्स बना लो, P मैट्रिक्स को इन्वर्स कर दो। इन्वर्स में कैसे करना है, वही एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ P। फिर उसके बाद P इनवर्स इंटू ए क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन में रहेगा, पहले कर लो। फिर उसके साथ P को मल्टीप्लाई करो, एंड अगर वो D के बराबर हो रहा है, अब D क्या है, D इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा डायगोनल मैट्रिक्स, इसके डायगोनल में केवल जो है वो आइगन वैल्यूज जो है वो रहेगा। अगर बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स जो है एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। और जो लास्ट एक प्रैक्टिस सेशन है उसमें भी मैंने एक बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया है फ्रॉम आइगन वैल्यू एंड फ्रॉम डायगोनलाइजेशन, वो भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। प्रोसीड्यूर और भी क्लियर हो जाएगा। डन। लास्ट सेगमेंट है दैट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस से पहले तो हमें यहाँ पे ये जो 4 प्रॉपर्टीज है, मतलब कोई भी एक वेक्टर स्पेस को हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल सकते हैं। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो इससे भी क्वेश्चन हो जाता है कि एक मतलब डिफाइन कर देगा एक ऑपरेशन, और हमें वेरीफाई करना होगा कि वो सही में इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा कि नहीं होगा। और वो कैसे होता है मैंने वीडियो में भी ऑलरेडी ये करके बताया है। तो हमें एक एक करके ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो वेल गुड। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा, मतलब कोई एक अगर नहीं होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू, मतलब सिमेट्री, मतलब कम्यूटेटिव है। दूसरा C इंटू अल्फा का कॉमा बीटा का नॉर्म शुड बी इक्वल्स टू C इंटू अल्फा एंड बीटा का नॉर्म इंटरचेंज ऑफ, मतलब C को कॉमन लेके बाहर निकालना। C एक रियल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, होमोजेनिटी है प्रॉपर्टी का नाम। तीसरा है अल्फा कॉमा बीटा प्लस गामा का इनर प्रोडक्ट, अगर ये इक्वल टू होता है अल्फा कॉमा बीटा का इनर प्रोडक्ट प्लस अल्फा कॉमा गामा का इनर प्रोडक्ट, तो एक ये प्रॉपर्टी हो गया लिनियरिटी प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर दोनों वेक्टर सेम है उनका इनर प्रोडक्ट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर अल्फा नॉन जीरो नॉन नल वेक्टर, यह है पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है फॉर ऑल अल्फा बीटा इन द वेक्टर स्पेस V, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। और रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक दूसरा नाम और भी है, दैट इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना यूक्लिडियन स्पेस का, ठीक है। नेक्स्ट सेम है कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए, जिसका दूसरा नाम होता है यूनिटरी स्पेस, ये भी नाम याद रखना। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें हर जगह पे देखने को मिलेगा। मतलब ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसी में मेनली देखने को मिलेगा। ये ऊपर ये जो बार है दैट इज एक्चुअली डिनोटिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ पे जो C जो फील्ड है, जो कि वहाँ पे रियल नंबर था, हालांकि इससे क्वेश्चन हमें ना के बराबर देखने को मिलता है, तो इसको अगर स्किप भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्किप ही कर देते हैं, बेकार लास्ट मोमेंट में कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल क्वेश्चंस, मतलब सोली शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। नॉर्म का कैलकुलेशन, नॉर्म का पहले तो हम लोग लिखते कैसे, ऐसे डबल बार के अंदर हम नॉर्म को डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये इक्वल होता है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा, इसके साथ ये जो है इसका डेफिनेशन बनता है कुछ इस तरीके से। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेना, कभी कभी मतलब
सिर्फ मतलब सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ही बोलूँ इसको, मतलब बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा इसको देख लेना। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज़ है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ श्योर्स इनइक्वलिटी एक हो गया। हालांकि इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन इनमें से अगर इंपॉर्टेंट है तो वो नहीं, ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, उतना कुछ ऐसा लोड है नहीं। फिर उसके बाद है ट्रायंगल इनइक्वलिटी कुछ, और ये पैरेललोग्राम लॉ। ये थोड़ा सा याद रखना, अगर चाहो तो, अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा ड्यूटी है बताना सब कुछ, क्योंकि ये सब फॉर्मूला इसमें कवर अप हो रहा है, तो डेफिनेटली ये है, ठीक है। और अगर अच्छा बच्चा हो तो ये श्योर्स इनइक्वलिटी का प्रूफ जो है ये कर लेना इसका प्रूफ, डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है सभी के ऊपर। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। एक सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होगा और हमें वेरीफाई करना है वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा, कैसे करें। तो मतलब ऑर्थोगोनल होगा तो इंडिविजुअली जो वेक्टर्स है इनका अगर पेयर वाइज हम लोग इनर प्रोडक्ट निकाले तो वो इनर प्रोडक्ट हमें 0 मिलना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है सभी पेयर के लिए, मतलब मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 का इनर प्रोडक्ट 0, अल्फा 1 अल्फा 3 का इनर प्रोडक्ट 0, अल्फा 2 अल्फा 3 का इनर प्रोडक्ट 0, ऐसा हो रहा है तो हम उस सेट को ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, और वो क्या है कि ये तो मतलब ऑर्थोगोनल तो होगा ही, ये तो होगा ही, उसके साथ अगर एक एक्स्ट्रा एक और प्रॉपर्टी, दैट इज अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जितने भी वेक्टर्स है सेट में, सभी का नॉर्म अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो मतलब ऑर्थोगोनल तो होगा ही, ऑर्थोगोनल वाला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगा ही, उसके साथ अगर ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम उस सेट को ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ये स्केलर कंपोनेंट का फॉर्मूला है, मतलब बेसिकली ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है कि दो वेक्टर है मान लो अल्फा एंड बीटा, एक दूसरे के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है वो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा याद रखना। क्यों ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्राम श्मिट प्रोसेस है, जो ग्राम श्मिट प्रोसेस, मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करोगे सभी क्वेश्चन कर पाओगे, वीडियो ज़रा देख लेना, उसमें ये स्केलर कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख के रखा है और स्केलर कंपोनेंट का फॉर्मूला इसमें डाला हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि मान लो दो वेक्टर है अल्फा एंड बीटा, ये वेक्टर अलजेब्रा नहीं है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो हमें इनर प्रोडक्ट को यहाँ पे सम्मान देते हुए चलना है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या रहेगा अल्फा एंड बीटा का नॉर्म, नीचे क्या रहेगा, सॉरी इनर प्रोडक्ट, नीचे क्या रहेगा अल्फा का नॉर्म इंटू बीटा का नॉर्म, एंड दैट इज इट एवरीवन। ये मैंने पूरा जो है फॉर्मूला का चीट मैंने प्रेजेंट कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, 1 आवर 15 मिनट्स। एनीवेज आई होप ये वीडियो तुम लोग को एग्ज़ाम के पहले डेफिनेटली मदद करेगा। और ये पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, वेबसाइट में मिल जाएगा। और मैं एक बार वो दिखा देता हूँ, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें क्लिक करके डायरेक्टली ये पीडीएफ तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं वो लिंक डाल दूंगा, वहीं से तुम लोग देख लेना कि ये पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ये सब थोड़ा सा फॉलो करके रखना, और वेबसाइट में थोड़ा सा सर्च करते रहना, चीज़ें सभी वहीं पर अपडेट होता रहता है। व्हाट्सएप में तो मैं डाल ही देता हूँ, और कम्युनिटी पोस्ट भी मैं कर दूंगा अगर चाहते हो तो। और ज़रा कमेंट करना ये कैसा लगा, और लाइक करना एक अगर अच्छा लगे तो, कुछ इससे मदद हो तो, एंड शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स। जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े उनको बचाने के लिए थोड़ा सा उनको शेयर करना अपने दोस्तों में। एंड थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।